वेलकम माय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फ्यूचर कॉलेज। आज हम करेंगे केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर 11 की एक्सरसाइज क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए। क्वेश्चन 1 एमसीक्यूज हैं जिसकी वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, वो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। राइट एन इक्वेशन फॉर द हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस की इक्वेशन लिखते हैं। अमोनिया गैस इज प्रिपेयर्ड इंडस्ट्री बाय द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस। अमोनिया गैस किस रिएक्शन के तहत प्रोड्यूस होती है? नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन प्रोड्यूस होते हैं और ये होता है 2NH3। तो कंडीशन इसके लिए हाई टेम्परेचर एंड हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 500 सेंटीग्रेड 280 प्रेशर। तो आयरन एज अ कैटलिस्ट इसमें यूज होता है। इट इज अ रिवर्सिबल एंड एक्सोथर्मिक प्रेशर, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लो टेम्परेचर गिव हायर फील्ड। ये देखें, अगर एक्सोथर्मिक का हम टेम्परेचर लो कर देंगे तो हमारी यील्ड हायर आएगी, हमारी प्रोडक्ट हायर आएगी अमोनिया, बट रिएक्शन रेट इज स्लो, लेकिन रिएक्शन रेट स्लो हो जाएगा। सो 500 डिग्री टेम्परेचर इज यूज टू स्पीड ऑफ द रिएक्शन। इसे थोड़ा हाई टेम्परेचर यूज करते हैं ताकि हमारी यील्ड जल्दी हो जाए, स्पीड अप हो जाए। हाई प्रेशर शिफ्ट इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स फॉरवर्ड। अब हाई प्रेशर इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड में शिफ्ट कर देगा, क्योंकि प्रेशर हाई होगा तो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट के कम है इसलिए वो शिफ्ट हो जाएगा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ली चार्टियर प्रिंसिपल के तहत। अगर प्रेशर हाई करने पे इक्विलिब्रियम जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स कम हो उस तरफ शिफ्ट हो जाता है। दैट इज वाई 200 atm प्रेशर हमने यूज किया है और इसमें हमने आयरन एज अ कैटलिस्ट यूज किया हुआ है। इस सिस्टमेटिक कंडीशन भी दी हुई है, यहाँ पे बताया हुआ है 200 atm और 500 टेम्परेचर यहाँ पे दिया हुआ है 400 से 450। तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जितना टेम्परेचर हमारा कम होगा, जितना टेम्परेचर हमारा कम होगा उतनी ज्यादा आउटपुट ज्यादा होगी, लेकिन रिएक्शन थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो ये नाइट्रोजन फ्रॉम एयर, हाइड्रोजन आप रिएक्ट करके ये पूरा प्रोसेस आपको दिया हुआ है। इससे हमारे पास बन जाती है अमोनिया। यहाँ पे हमें लिक्विड फॉर्म में अमोनिया मिल जाएगी। गैसियस और कूल, गैस फॉर्म मिलेगी उसको हम ठंडा करेंगे और कूल हो जाएगी। जो अनरिएक्टेड हमारे पास अनरिएक्टेड नाइट्रोजन हाइड्रोजन होंगे वो साइकिल में हम वापस भेज देंगे। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जितना टेम्परेचर हम कम करते जा रहे हैं रिएक्शन उतना स्लो डाउन हो जाएगा। टेम्परेचर हम कम करेंगे तो रिएक्शन स्लो, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का जितना टेम्परेचर हम कम करेंगे उतनी हमारी यील्ड, यहाँ पे यील्ड देखें, आउटपुट हमारी अमोनिया की बढ़ जाएगी। रिएक्शन थोड़ा स्लो हो जाएगा लेकिन आउटपुट बढ़ जाएगी। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जितना हम टेम्परेचर कम करेंगे प्रोडक्ट हमारे उतने ही ज्यादा बनते हैं, इसलिए हम कोशिश करते हैं टेम्परेचर कम करें और लेकिन हम अपना रिएक्शन भी स्पीड अप करें। और जितना हम प्रेशर ज्यादा करेंगे, जितना हम प्रेशर ज्यादा करेंगे उतना कोई नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के कम है, तो उतना ही ज्यादा हमारी आउटपुट यील्ड बन जाएगी अकॉर्डिंग टू ली चार्टियर प्रिंसिपल। क्वेश्चन 3, द कंपोजिशन ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस, फ्यूम्स, पेट्रोल या गैसोलीन इंजन में जो एग्जॉस्ट गैसें निकलती हैं उनका आपको टेबल दिया हुआ है, कौन कौन सी गैसेज कितनी परसेंट में है। व्हाट गैस omitted फ्रॉम द टेबल मेक अ मोस्ट द रिमाइंडर ऑफ द एग्जॉस्ट फ्यूम। तो एग्जॉस्ट फ्यूम में मेक अप द मोस्ट ऑफ द रिमाइंडर, एग्जॉस्ट फ्यूम में वो कौन सी गैस है? वो है नाइट्रोजन N2 गैस। नंबर 1, एक्सप्लेन व्हाई देयर इज अ वे वाटर वेपर इन द एग्जॉस्ट फ्यूम। तो वाटर वेपर एग्जॉस्ट फ्यूम में क्यों है, किस वे से आते हैं? ऑलवेज वाटर वेपर, सॉरी ऑलवेज है, ऑलवेज वाटर वेपर इन द एग्जॉस्ट फ्यूम, इसकी वेज है द वाटर वेपर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द एग्जॉस्ट फ्यूम बिकॉज कंबस्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन, बिकॉज कंबस्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन फ्यूल, जब हाइड्रोकार्बन बर्न होते हैं तो हमें मालूम है हाइड्रोकार्बन जब बर्न होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए हमारे पास एग्जॉस्ट फ्यूम में वाटर वेपर भी मौजूद होते हैं। फ्यूल, द इंजन ऑलवेज प्रोड्यूस वाटर, द जनरल कंबस्शन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन, हमें ये दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू गैसेस गिवन इन द टेबल कैन बी रिमूव बाय रिएक्शन ऑफ प्लेटेनाइज कैटलिस्ट कन्वर्टर। इसमें से कौन से दो ऐसी पोल्यूटेंट गैसेज हैं जो कैटालिटिक कन्वर्टर में कैटलिस्ट डाल के हम रिमूव कर सकते हैं? तो मेनली हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड जो एक पोल्यूटेंट गैस है और नाइट्रोजन ऑक्साइड, इन दो गैसेज को, देख कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस को हम रिमूव कर सकते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर में। एक थर्ड भी है, उसे हम कहते हैं अनबर्न हाइड्रोकार्बन, भी हम रिमूव कर सकते हैं इन कैटालिटिक कन्वर्टर में। यहाँ पे देखें ये कैटालिटिक कन्वर्टर दिया हुआ है, इसमें पीडी पीटी या रोहेडियम में आ रहा है ज्यादा कैटलिस्ट है। तो इसमें हमारे पास ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और कार्बन मोनोऑक्साइड, इनको हम रिमूव कर सकते हैं नाइट्रोजन में और कार्बन डाइऑक्साइड में। और जो नाइट्रोजन का जो ऑक्सीजन है ये मूव कर जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। इसके साथ जो हाइड्रोकार्बन है हमारे पास,
हाइड्रोकार्बन वो भी ऑक्सीजन से बर्न होकर वो भी रिमूव हो जाएंगे। दो गैसेज जो हम रिमूव कर सकते हैं वो है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, suggest one reason why the exhaust fume from car fitted with catalytic converter। अब ऐसी कार्स हैं जिसके अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर भी मौजूद है, उसके भी एग्जॉस्ट फ्यूम ह्यूमन की हेल्थ के लिए क्यों हैजरियस डेंजरस होते हैं। देख, कैटालिटिक कन्वर्टर की एफिशिएंसी नियरली 100% होती है, लेकिन 100% से कोई भी चीज आइडियल नहीं होती। 100% धुएं को साफ कोई चीज नहीं करती, नियर टू होती है लेकिन 100% नहीं होती। ठीक है ना, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ फ्यूम्स, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड के फ्यूम, अनबर्न हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड कुछ ना कुछ फ्यूम हवा में रिलीज हो ही जाती हैं, इवन कि हमने कैटालिटिक कन्वर्टर लगाया हुआ है, जिसकी वजह से हमारे कैटालिटिक कन्वर्टर की गाड़ियों में से जो धुआं निकलता है वो भी एनवायरमेंटल पोल्यूशन और डिजीज करते हैं। अगर हम ये नहीं लगाएंगे फिर तो 100% होगी। इसको लगाने के बाद भी फ्यू परसेंट के चांसेस फिर भी मौजूद रहते हैं। Question number 4, nitrogen, which makes about 80% of Earth's atmosphere, is very unreactive. Part A, explain the lack of reactivity of nitrogen। नाइट्रोजन बहुत ज्यादा इनर्ट क्यों है, ये रिएक्शन क्यों नहीं करती। ठीक है ना, नाइट्रोजन गैस अनरिएक्टिव गैस ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं नाइट्रोजन की, क्योंकि नाइट्रोजन का याद देखें एटॉमिक नंबर 7 है, तो टोटल इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। 1s में 2 आगे, 2s में 2 आगे, और 2p में 2px, 2py और 2pz, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा। जब तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ एक ट्रिपल बॉन्ड बनाएगी। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ एक ट्रिपल बॉन्ड बना रही है यहाँ पे। जब नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगी तो उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शेल कंप्लीट हो जाएगी। नाइट्रोजन कैन गेन और शेयर 3 इलेक्ट्रॉन टू अचीव नोबल गैस। जब वो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगी, फिर गेन भी कर सकती है, नॉर्मली शेयर करती है और N2 गैस बना रही है, देखें अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगी, सो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। उसमें ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा, 2 नाइट्रोजन एटम। द ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अब ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड डबल और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। इट बॉन्ड एनर्जी इज अबाउट 1000 किलो जूल पर मोल। हैंस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, क्योंकि उसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसलिए उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। That is why nitrogen gas react only under extreme condition। बहुत extreme condition में वो react करती है, otherwise it is a unreactive inert gas। Part B, state one large scale use of ammonium nitrate। ammonium nitrate का बड़े पैमाने पे इस्तेमाल है। One large scale use of ammonium nitrate is in agriculture as a nitrogen rich fertilizer। नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर के तौर पे एग्रीकल्चर में यूज होता है। पार्ट सी, वह सोडियम when solid ammonium nitrate is heated with sodium, a solid sodium hydroxide in test tube, ठीक है ना, three products are formed: a colorless alkaline gas Y is a given of, and a colorless liquid can be seen on the cooler parts of test tube। White solid remain in test tube। Identify Y। तो Y कौन सी गैस है? The gas Y is ammonium। देखें अमोनियम नाइट्रेट को जब हम हीट करेंगे, यहाँ पे देखें अमोनियम नाइट्रेट को जब हम हीट करेंगे तो हमारे पास जो कलरलेस वाई गैस रिलीज होगी वो होगी अमोनियम। राइट इक्वेशन ऑफ स्टेट सिंबल रिएक्शन अमोनियम नाइट्रेट विद सोडियम। तो जो हम सॉलिड अमोनियम नाइट्रेट को हीट करेंगे सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जो इक्वेशन आ रही है हमारे पास वो है सोडियम नाइट्रेट, अमोनिया एंड कलरलेस लिक्विड विच इज द वाटर। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस गैस in a pure state in the laboratory, it must be passed through drying agent। Why it is concentrated sulfuric is not suitable for the drying agent। हम गैस को ड्राई करने के लिए ड्राइंग एजेंट यूज करते हैं प्योर स्टेट में हासिल करने के लिए, तो H2SO4 को हम यूज क्यों नहीं कर सकते। कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट सुटेबल फॉर ड्राइंग अमोनिया बिकॉज अमोनिया इज अ बेस। अमोनिया क्योंकि हमारे पास बेस है, अगर एज अ ड्राइंग एजेंट हम H2SO4 को यूज करेंगे तो एसिड और बेस रिएक्ट करके वो अमोनियम सल्फेट सॉल्ट बना देंगे, इसलिए हम H2SO4 को एज अ ड्राइंग एजेंट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये एसिड है, एसिड को जब बेस के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास सॉल्ट बन जाएगा। क्वेश्चन 5, सल्फर एंड इट्स कंपाउंड आर फाउंड इन वोल्केनोज
in the organic matter and in mineral. Sulfuric acid is an important industrial chemical is manufactured from sulfur by the contact process. The contact process may be considered to be a three-stage process in which sulfur is converted into sulfuric acid. Each stage consists of single chemical reaction. तो ये हमारा लंबा सा क्वेश्चन हो गया. अब आंसर क्वेश्चन देखें. राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शन. इन रिएक्शन की बैलेंस केमिकल इक्वेशन है. बी में गिव थ्री डिफरेंट operating conditions, and next has state one large scale use of sulfuric acid and next sulfur dioxide used preserved derived from vegetable. Which chemical property is to use as a will you use as food preservative? तो इसको हम देखते हैं. हमारा पहला क्वेश्चन है राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ रिएक्शन इन द करेक्ट सीक्वेंस. तो ये हमारे पास देखें फॉलोइंग स्टेप आर इन्वॉल्व इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस. यहाँ पे बैलेंस केमिकल रिएक्शन आपको मिल जाएंगे. नेक्स्ट गिव थ्री डिफरेंट ऑपरेटिंग कंडीशन हम इसमें देंगे. वन लार्ज स्केल यूज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड भी पढ़ेंगे और वेजिटेबल के में एज अ प्रिजर्वेटिव क्यों यूज होता है, ये सारा टॉपिक हमारा नेक्स्ट टॉपिक में कवर होगा. तो सल्फ्यूरिक एसिड इज अ कलरलेस लिक्विड. इस डेंसिटी है 1.83 ग्राम पर सेंटीमीटर, ऑलमोस्ट हैवी एज वाटर. इट्स सॉलिडिफाइड एट, ये सॉलिड में कन्वर्ट होता है 10.37 में. और कॉन्टैक्ट प्रोसेस मैन्युफैक्चर सल्फ्यूरिक एसिड 3 स्टेप है. द केमिकल इंडस्ट्री मेक सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस. द रॉ मटेरियल नीडेड फॉर सल्फर और कौन से हैं? सल्फर, एयर एंड वाटर. द सल्फर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द इम्प्योरिटीज इन फॉसिल फ्यूल से हम सल्फर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैन बी यूज इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस. तो स्टेप्स कौन से हैं? नंबर 1 ऑक्सीडेशन एंड बर्निंग ऑफ सल्फर. पहले हम ऑक्सीडेशन या बर्निंग कर देते हैं सल्फर की. प्योरिफिकेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. सल्फर डाइऑक्साइड प्योरिफाइड टू फर्दर यूज. अदरवाइज इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन सल्फर डाइऑक्साइड सच एज, जिसमें आर्सेनिक ऑक्साइड है, विल पॉइजन द कैटलिस्ट यूज इन नेक्स्ट स्टेप. और नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. सल्फर डाइऑक्साइड की दोबारा ऑक्सीडेशन करते हैं, इसे ऑक्सीजन के साथ रेड करते हैं तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बना देते हैं और इसमें इतनी हीट रिलीज होती है. दिस इज रिवर्सिबल प्रोसेस. इसके लिए फॉलोइंग कंडीशन अचीव होनी चाहिए. टेम्परेचर हाई, प्रेशर, कैटलिस्ट होगा वैनेडियम 5 ऑक्साइड V2O5. ये प्रोसेस भी देख सकते हैं. सल्फर ऑक्सीजन बर्न किया, सल्फर डाइऑक्साइड बनाई, इसमें हमने ये V2O5 कैटलिस्ट डाला है तो ये कन्वर्ट हो गया सल्फर ट्राइऑक्साइड में. सल्फर ट्राइऑक्साइड में हमने ये देखें वाटर स्प्रे किया, ओलियम करवाई, ये हम आगे देखेंगे, और ये कन्वर्ट हो गया H2SO4 में. प्रोडक्शन ऑफ ओलियम. सल्फर ट्राइऑक्साइड इज नॉट डायरेक्टली डिसॉल्व इन वाटर. ये पानी में डायरेक्ट डिसॉल्व नहीं होती बिकॉज इस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, बहुत ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक है, तो इसकी हमें कूलिंग करनी पड़ेगी. दिस रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विच वेपराइज द सल्फ्यूरिक एसिड. बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है जिसकी वजह से सल्फ्यूरिक एसिड वेपराइज हो जाता है, जिससे गीला सल्फ्यूरिक वेपर फॉर्म इन द फैक्ट्री विच कॉज इनकन्वीनियंस. तो गीला सल्फ्यूरिक एसिड बनाएंगे वेपर फॉर्म में तो ये हमारे लिए सूटेबल नहीं है. तो सल्फर ट्राइऑक्साइड डिसॉल्व कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म फोमिंग सल्फ्यूरिक एसिड. तो सल्फर ट्राइऑक्साइड को हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व करते हैं. देखें यहाँ पे हमने वाटर स्प्रे किया, सल्फर डाइऑक्साइड से ये वेनेडियम आ गई, सल्फर ट्राइऑक्साइड हुई, सल्फर ट्राइ से यहाँ पे हमने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी इसके ऊपर स्प्रे किया, जिससे हमारे पास H2S2O7 बनेगा. द सॉल्यूशन देन डाइल्यूटेड विद वाटर. पानी से डिल्यूट करते हैं, ये सोल्यूशन आगे गया और यहाँ पे हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 यहाँ पे हमने स्प्रे किया और इसे दोबारा डिल्यूट कर लिया और अपने टैंक में स्टोर कर लिया. तो हम कंसंट्रेटेड H2SO4 यहाँ पे स्प्रे करवाएंगे. यहाँ पे हम सिंपल H2SO4 वाटर मिक्सिंग के साथ स्प्रे करवाएंगे. ये वाली डायग्राम हमारे लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी, जरा सिंपलीफाइड डायग्राम की तरफ चलते हैं कि हमने यहाँ पे सल्फर ली और यहाँ से हमने इसको एयर या ऑक्सीजन प्रोवाइड की तो ये SO2 बन जाएगा. SO2 के साथ हमने स्टीम दिया और यहाँ पे हमने इसे कहते हैं डस्ट रिमूवर और प्योरीफायर. तो डस्ट रिमूवर और प्योरीफायर करने के लिए यहाँ से हमने स्टीम दी और यहाँ पे SO2 में दोबारा हमने इसको O2 के साथ ऐड किया तो ये हो गया SO2O2 और साथ में हमें ये देखें ये वैंडियम पेंटाऑक्साइड है. यहाँ पे हमारे पास वैंडियम पेंटाऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट यूज हुआ है. वैंडियम पेंटाऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट यूज करके हमने SO2 को O2 से रिएक्ट करवाया और ये कन्वर्ट हो गया SO3. SO3 डायरेक्ट पानी में अब्जॉर्ब नहीं होती, इसलिए हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि हमने डायरेक्ट कंसंट्रेटेड H2SO4 इसके ऊपर स्प्रे किया और उसमें SO3 को हमने अब्जॉर्ब कर लिया. तो जब हमने H2SO4 को कंसंट्रेटेड H2SO4 को SO3 पे स्प्रे किया तो H2S2O7 यहाँ पे हमें मिल गया. इसे हम कहते हैं ओलियम. ओलियम को हमने वाटर, यहाँ पे हमने वाटर के साथ डिसॉल्व किया तो हमारा दोबारा ये H2SO4 स्टोरेज टैंक में कन्वर्ट हो गया.
ये फर्स्ट स्टेप कहलाता है केमिकल लूपिंग कंबस्शन। सेकंड हमारा होता है SO2 को O2 में कन्वर्ट करना, SO3 बनाना, दिस इज कॉल्ड कन्वर्टर। थर्ड SO3 में H2SO4 को अब्जॉर्ब करवाना, इसे कहते हैं अब्जॉर्बर। और लास्ट में हमारा ये स्टोरेज टैंक, इसमें हमने इसको स्टोर कर लिया। तो दैट इज मोर सिंपल देन प्रीवियस डायग्राम। नेक्स्ट हम कुछ रिएक्शन देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड की। इट आयनाइज विद वाटर टू गिव हाइड्रोजन आयन, ये पानी को आयनाइज कर देता है, पानी में आयनाइज हो जाता है और हाइड्रोजन आयन, सॉरी पानी में आयनाइज हो जाता है और हाइड्रोजन आयन सल्फेट आयन प्रोड्यूस करता है। तो क्योंकि ये एसिड है तो ये बेस के साथ ऐड करके सॉल्ट एंड वाटर बना देता है, जिसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो सल्फर जिंक के साथ ऐड करेगा विद dilute सल्फ्यूरिक एसिड, देखिए ये dilute सल्फेट एडेड टू द एक्टिव मेटल जिंक, तो उससे भी हमारे पास सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, यहाँ प्लस आएगा। नंबर टू, नंबर फोर, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट, जब सल्फर मेटल कार्बोनेट के साथ ऐड करेगा तो सोडियम सल्फेट या मेटल सल्फेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। ये हमारे पास एसिडिक रेन की सूरत में भी ये रिएक्शन होता है। सल्फ्यूरिक एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, सल्फ्यूरिक इज द ग्रेट इन्फिनिटी वाटर, सो इट इज एज अ डिहाइड्रेटिंग, या पानी को अपने अंदर ये जो इथानोल है, इथाइल अल्कोहल में जब सल्फर हम डालेंगे तो इसमें से ये वाटर रिमूव कर देता है। डी मैंने निकाल देना, हाइड्रेट मैंने पानी, तो ये पानी को निकाल देता है। जैसे इंसानों में अगर डिहाइड्रेशन हो जाए तो पानी कम हो जाता है, फिर उनके अंदर पानी की कमी को पूरा करने के लिए उन्हें ड्रिप्स लगाई जाती है। तो सल्फर जो है ये इथाइल अल्कोहल या ऑर्गेनिक अल्कोहल में जितने भी हैं उनमें से पानी को निकाल देता है, और साथ में जो ये देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड है यहाँ पे उसने इथीन प्रोड्यूस करती है। और यार देखें ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट भी है। सल्फर को थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन कर देते हैं। प्योर सल्फ्यूरिक एसिड इज अ कलरलेस, प्योर सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास कलरलेस गैस है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.83 है 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 10.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये फ्रीज हो जाता है, 338 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बॉइलिंग पॉइंट है। इट डिजॉल्व इन वाटर लिबरेटिंग लॉट ऑफ हीट, जब पानी में डिजॉल्व होता है तो बहुत ज्यादा हीट रिलीज करता है, विच रेज द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर अप टू, तो पानी से डिजॉल्व करें तो पानी का टेम्परेचर 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज हो जाता है। तो काइंडली जब भी आप सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में डिजॉल्व करें तो बहुत ज्यादा एहतियात करें, ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट, ये पानी में सलूबल होता है, डायप्टोरिक एसिड है, विस्कस कलरलेस लिक्विड है, ऑयली लिक्विड भी है, हाईली कोरिजिव है, ठीक है ना, और बहुत ज्यादा डेंस भी है, और ये एक नॉन वोलेटाइल एसिड भी है, डेट इज वेरी डेंजरस एसिड। यहाँ से आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, मैं एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। इसमें मॉलिक्यूलर वेट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसकी डेंसिटी, विस्कोसिटी, वाटर सॉल्युबिलिटी कितनी है, वेपर प्रेशर कितना है, हेनरी लॉ कांस्टेंट कितना है, एंड सो ऑन, उसकी पीएच, पीके सारी वैल्यूज आपको दी हुई हैं, और ये सोर्सेज भी दिए हुए हैं। मज़ीद थोड़े बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज भी देखते हैं। ये नॉन फ्लेमेबल है अंडर नॉर्मल कंडीशन, हाईली रिएक्टिव है, ये रिलीज करती है टॉक्सिक एंड इरिटेटिंग फ्यूम्स, गैसियस टाइप, सूट फॉर ब्रीथिंग ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड। इसके अगर आप जगह पे काम करना है तो आपको गैस टाइट और सूट ब्रीथिंग ऑपरेटर्स यूज करने पड़ेंगे। अगर शॉर्ट टर्म इनहेलेशन, थोड़ी देर के लिए आपसे इनहेल कर दें या फिर बॉडी को टच करें तो आईज में, नोज में इरिटेशन हो जाएगी। अगर थोड़ा सा आप खा लें, अब इंगेशन पेट में चला जाए तो हमारा माउथ और थ्रॉट जो होता है ये बर्न हो सकता है। अगर स्किन पे एक्सपोजर आ जाए तो इरिटेशन और स्वेलिंग और बर्न आ सकती हैं। शॉर्ट टर्म बहुत थोड़ी मकदार में अगर आंखों में चली जाए तो स्वेलिंग हो सकती है, जिसे आप पानी पे लगाएं, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए तो फिर आई खत्म हो जाएंगी। लॉन्ग टर्म इनहेलेशन, ज्यादा देर तक इसके फ्यूम में आप सांस लेंगे तो हमारे लंग्स डैमेज हो सकते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, हमारे दांत डिके हो सकते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड ये कार्बोसाइनेजेस है, बहुत जहरीला है इंसानों के लिए, लेकिन इसके जो सोल्यूशन है, पानी में जो सोल्यूशन है H2SO4 को जो वाटर में सोलूबल कर लें तो वो कार्बोसाइनेज कंसीडर हम नहीं करते। हम क्वेश्चन 5 कर रहे थे टॉपिक से थोड़ा हटके। तो क्वेश्चन 1 था और 2, 5 का पार्ट ए और बी में, ए में हमने इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी देख ली, और बी में हमने इसके, अब हम देखेंगे पार्ट सी, लार्ज स्केल यूज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे 1 है तो हम काफी सारे देख लेंगे, आपको जो पसंद हो आप रख लीजिएगा। सल्फ्यूरिक एसिड पेंट में पिगमेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है 11%, फाइबर, रेयॉन और पेपर में इस्तेमाल होता है 5%, प्लास्टिक्स बनाने में 5% यूज होता है, एक्सप्लोसिव प्लास्टिसाइज डाइज एंड बैटरीज में 30% यूज होता है, फर्टिलाइजर में बहुत बड़ी मिकदार यूज होती है 30%, जिसमें अमोनियम फास्फेट है, अमोनियम सल्फेट है, और डिटर्जेंट, सर्फ वगैरह में भी इस्तेमाल होता है। मजीद डिटेल देंगे, फर्टिलाइजर, सोडियम कंपाउंड में सल्फ्यूरिक एसिड, अमोनियम सल्फेट,
एज अ फर्टिलाइजर यूज होता है। सल्फर हेल्प टू सिंथेसाइज इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड बनाने के लिए भी इंडस्ट्री में यूज होता है फॉर प्लांट प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ एंड हेल्थ। गन पाउडर बनाने के लिए भी यूज होता है सल्फर एंड इट्स कंपाउंड सल्फ्यूरिक एसिड। रबर इंडस्ट्री में सल्फर यूज होता है। यहाँ पे सल्फर और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों के यूज आ रहे हैं। यहाँ पे सल्फर के यूज आ गए हैं ज्यादातर। सिंथेटिक ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में यूज होता है सल्फर। डाइज एंड फार्मास्यूटिकल में मेडिसिन बनाने में यूज होता है। और फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी सल्फर यूज होता है क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है। सल्फ्यूरिक एसिड एग्रीकल्चर में केमिकल फर्टिलाइजर के तौर पे इस्तेमाल होता है जिसमें एल्युमिनियम सल्फेट है। बैटरीज हम पढ़ चुके हैं। सेलोफोन में यूज होता है। सर्फ डिटर्जेंट में यूज होता है। एक्सप्लोजन में यूज होता है। फर्टिलाइजर पढ़ चुके हैं। गैसोलीन में भी सल्फर मौजूद होता है। इससे हर्बिसाइड पेस्टिसाइड बनाए जाते हैं। आयरन स्टील ब्लिंकिंग के लिए जेट फ्यूल में और कैरोसिन में भी उसकी कम्बस्शन वैल्यू बढ़ाने के लिए यूज होता है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फर डाइऑक्साइड यूज टू प्रिजर्व ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट को प्रिजर्व करने के लिए यूज होता है। इसकी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इसको एज अ प्रिजर्वेटिव या ड्राई फ्रूट के लिए यूज होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी है कि ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये रिड्यूसिंग एजेंट है जिसकी वजह से ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस एज अ फूड को प्रिजर्व करने के लिए, वेजिटेबल को एज अ प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसको हम आगे क्वेश्चन में तफसील से देखते हैं। दिस इज द क्वेश्चन कि राइट इक्वेशन एविडेंट फॉर कि सल्फर हमारा रिड्यूसिंग एजेंट भी है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। तो सल्फर हमारा रिड्यूसिंग एजेंट भी है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। पहले हम इसे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट स्टडी करते हैं क्योंकि ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की वजह से ये एज अ फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी सल्फर डाइऑक्साइड यूज होती है। तो सल्फर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द रिएक्शन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इंक्रीज फ्रॉम 0 to 4 to 6। दिस एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है जिससे रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट कर रहा है। रिएक्शन विद ऑक्सीजन कंबस्टन और ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर। सल्फर बर्न इन एयर विद ब्लू फ्लेम। तो सल्फर डाइऑक्साइड बना देगा। इज एक्सपोज टू मॉइस्चर H2S, तो ये बना देगा सल्फ्यूरिक एसिड। रिएक्शन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट when सल्फर इज ट्रीटेड विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि हमारे पास है नाइट्रिक एसिड एंड H2SO4 इज ऑक्सीडाइज itself एंड रिड्यूस दीज एसिड, खुद को ऑक्सीडाइज कर लेगा। इन द above रिएक्शन सल्फर रिड्यूस नाइट्रोजन टू नाइट्रिक एसिड। इसकी ऑक्सीजन स्टेट +5 से +4 हो गई है। ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, वो अपने आप को 0 से +6 पे ले जाएगा। हैंस इट बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे इसकी स्टेज जो हो जाएगी वो +6 है और यहाँ पे इंडिपेंडेंट की 0 है। इन दिस रिएक्शन सेकंड H2SO4 विद S, इन दिस रिएक्शन सल्फर रिड्यूस सल्फर और सल्फ्यूरिक एसिड और इसकी स्टेज +6 से +4 हो जाएगी और इसकी अपनी कितनी हो गई है 0 से लेके +4। तो ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज हो रहा है। ये ऑक्सीडाइज नहीं होने देता, खुद रिड्यूस हो जाता है जिसकी वजह से फूड को स्पॉइल होने से बचा लेता है। हमारा MCQ नंबर 6 का भी आंसर यही था। Sulfur dioxide acts as reducing agent, prevent the oxidation of food component that could lead to spoilage and discolorization। क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये फूड की ऑक्सीडेशन होने नहीं देती जिससे से फूड हमारा स्पॉयल या डिस्कलराइजेशन उसकी नहीं होती। नेक्स्ट देखते हैं सल्फर। सल्फर एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहले हम H2SO4 को देखते हैं, ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। H2SO4 ये कार्बन को ऑक्सीडाइज करेगा और कार्बन CO2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन ये इसकी अपनी ऑक्सीजन ये इसको दे देगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखें H2SO4 सल्फर को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। सल्फर खुद तो रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। और H2S भी सल्फर का कंपाउंड है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ +6 से +4 और ये देखें ये ऑक्सीडाइज कर रहा है इसको। तो सल्फर को एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखते हैं। इन दिस रिएक्शन सल्फर इज रिड्यूस फ्रॉम 0 to -2। यहाँ देखिए यहाँ 0 से यहाँ -2 की तरफ सल्फर जा रहा है। हैंस इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिएक्शन विद हाइड्रोजन को देखें। सल्फर कंबाइंड डायरेक्टली विद हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बना दी उसने। हैंस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज चेंज फ्रॉम 0 to -2। ऑक्सीजन स्टेट 0 से -2 की तरफ कन्वर्ट हो गई है। तो ऑक्सीजन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन की ऑक्सीजन से 0 से +1 में कन्वर्ट हो गई है। तो हमारा हाइड्रोजन जो सल्फर है वो एज आ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे एक्ट कर रहा है। रिएक्शन विद मेटल। सल्फर रिएक्ट विद मेटल, यहाँ पे मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, सच एज जिंक एंड आयरन। आयरन ऑन हीटिंग टू फॉर्म मेटल सल्फेट। तो आयरन के लिए हीट भी करना पड़ेगा, जिंक से डायरेक्ट और जिंक के साथ भी हीट करना पड़ेगा। यहाँ पे हीट नहीं किया हुआ तो आप यहाँ पे डेल्टा का सिंबल बना लें। तो ये जिंक सल्फेट और फेरस सल्फेट में आ जाएगा। इन बोथ
इन बोथ रिएक्शन ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डिक्रीज फ्रॉम, यहाँ भी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो थी, यहाँ भी जीरो थी, दोनों में डिक्रीज हो गया, अब यहाँ पे हो गई है -2। तो ऑक्सीजन स्टेट ऑफ मेटल जिंक एंड फेरस की वो इंक्रीज हो गई है 0 टू +2। सो सल्फर यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है और मेटल जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। अब थोड़ा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देख लेते हैं हम। हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कंटेन ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, जो गर्म कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है उसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है ना, बिकॉज इसके अंदर पॉसिबिलिटीज है कि वो अपनी ऑक्सीजन लूज कर देगा और दूसरे को अपनी ऑक्सीजन दे देगा। जैसे कॉपर H2SO4 के साथ रेड करेगा तो कॉपर सल्फेट बन जाएगा और SO2 ऑक्सीजन ले लेगा और वाटर वेपर बनेंगे। इन द रिएक्शन ऑफ H2SO4 ऑक्सीडाइज कॉपर 0 टू +2, ये कॉपर की देखें ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 है और यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई है +2 एंड रिड्यूस इटसेल्फ, खुद को उसने रिड्यूस कर लिया है +6 से +4। तो H2SO4 में यहां सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट H2SO4 में जो है वो +6 है। H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6 और वाइल SO2 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 +4। ठीक, तो यहां पे भी एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये एक्ट कर रहा है। इस रिएक्शन में भी देखें ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही एक्ट कर रहा है। ट्रू हाइड्रोजन हलाइड यानी कि आयोडाइड H2SO4 का रेड किया तो I2 आयोडीन लैदा हो गया और SO की SO2 गैस बना दिया। सेम कि सल्फर की यहाँ पे है +6 और यहाँ पे है +4 जैसे ही सेम टू सेम यही है कि सल्फर रिड्यूस इटसेल्फ, अपने आप को सल्फर रिड्यूस करे, सल्फर रिड्यूस इटसेल्फ फ्रॉम +6 टू +4। तो जो चीज खुद को रिड्यूस करे उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। थैंक यू माय फ्रेंड्स, हमारी ये एक्सरसाइज सॉल्व हो गई है। अगर आपको किसी टॉपिक में मजीद प्रॉब्लम हो तो काइंडली कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और जाते जाते काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम है उस पर हम आपको वीडियो बना के प्रोवाइड कर देंगे। अपना ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। इस चैप्टर की दूसरी वीडियो भी आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी।